देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। अमेरिका के ऊपर मंडरा रहे चीनी जासूसी गुब्बारे को लेकर बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिका ने इसे मार गिराया है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने समुद्र के ऊपर चीनी गुब्बारे को मार गिराया। अब इसके मलबे को इकट्ठा किया जा रहा है। वायुसेना ने उत्तरी अमेरिका में संवेदनशील सैन्य स्थलों को पार करने के बाद कैरोलिना तट पर संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को गिरा दिया। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका द्वारा चीनी गुब्बारे को मार गिराए जाने पर चीन ने सख्त असंतोष जताया है। एक अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए बताया गया कि अमेरिका ने अटलांटिक महासागर के ऊपर मंडरा रहे चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। समाचार रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुब्बारे को मार गिराने की मंजूरी दी थी और सैन्य अधिकारियों ने इसका समर्थन किया था। गुब्बारे को गिराए जाने की कार्रवाई के बाद बाइडेन ने कहा कि बुधवार को जब मुझे गुब्बारे के बारे में बताया गया तो मैंने पेंटागन के आदेश दिया था कि इसे जल्द से जल्द गिराया जाए। उन्होंने सफलतापूर्वक इसे गिरा दिया। मैं अपने सैनिकों को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने इसे अंजाम दिया। इसे एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार कैरोलिनास के तट पर अमेरिकी सेना ने चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। गुब्बारे को पहली बार इस सप्ताह के शुरू में मोंटाना के ऊपर आसमान में देखा गया था। गुब्बारे को गिराए जाने से पहले संघीय उड्डयन प्रशासन ने उत्तरी कैरोलिना में विल्मिंगटन, दक्षिण कैरोलिना में चार्ल्सटन और दक्षिण कैरोलिना में मर्टल बीच में हवाई अड्डों के लिए ग्राउंड स्टॉप जारी किया, यानी यहाँ की गतिविधि पूरी तरह बंद कर दी गई। शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने गुब्बारे को नीचे गिराने की चेतावनी दी थी क्योंकि मलबा जमीन पर लोगों और संपत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकता था। अमेरिकी रक्षा सचिव ने बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन के निर्देश के बाद अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी हवाई क्षेत्र में दक्षिण कैरोलिना के तट पर समुद्र के ऊपर चीनी निगरानी गुब्बारे को मार गिराया है। तो बताया जा रहा है कि जो बाइडेन ने इसकी अनुमति दी थी और इस गुब्बारे को मार गिराया गया है। चीनी जासूसी गुब्बारा बताया जा रहा है। अमेरिका ने इस दौरान बड़ी कार्रवाई की है, इस गुब्बारे को मार गिराया है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बाइडेन ने कहा कि तुरंत ही इस गुब्बारे को मारने की अनुमति दी गई थी। अमेरिका ने आज देश के पूर्वी तट पर एक संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को मारा है। इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका ने दावा किया था कि बलून उत्तरी अमेरिका के संवेदनशील सैन्य स्थलों की जासूसी की जा रही है। एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयास कहे जाने के बीच में 3 दक्षिण पूर्वी हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। फॉक्स न्यूज और CNN ने इस ऑपरेशन की सूचना दी। स्थानीय मीडिया के फुटेज में एक छोटा विस्फोट दिखा, जिसके बाद गुब्बारा पानी में गिरा। ऑपरेशन को इस तरह से प्लान किया गया था कि सारा मलबा समुद्र में गिर जाए। जितना संभव हो उतना मलबा निकालने के लिए जहाजों को तैनात किया गया था। गुब्बारे को गिराए जाने के कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुब्बारे के मामले को देखने की कसम खाई थी। पत्रकारों द्वारा चीन के साथ संबंधों और बैलून घटना पर टिप्पणी करने के लिए कहने पर बाइडेन ने संवाददाताओं से कहा, हम इस पर ध्यान देंगे। गुब्बारे को शुरू में 28 जनवरी को अमेरिका हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते हुए देखा गया था। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल साइलो की साइट मोंटाना पर सफेद ऑर्बिट टिका हुआ था। वो शनिवार को देश के उत्तरी कैरोलिना तक पहुंच गया था। चीन विदेशी मंत्रालय ने शुक्रवार को यह भी पुष्टि की है कि इस दौरान अमेरिका ने आज देश के पूर्वी तट पर एक चाइनीज स्पाई बलून को गिरा दिया है। चीन विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि गुब्बारा चीन का है, लेकिन उसने कहा कि एक नागरिक हवाई पोत था जो जलवायु अनुसंधान कर रहा था और गलती से उड़ गया। जमीन पर लोगों या संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे, इस वजह से अमेरिकी अधिकारियों ने इसे पहले नीचे नहीं गिराया। तो आपको बताते चले, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 हाई कोर्ट जजों का नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बीते साल 13 दिसंबर को इन जजों के नाम की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था। उच्चतम न्यायालय ने नियुक्त किए गए 5 नए न्यायाधीशों को 6 फरवरी को पद की शपथ दिलाने की बात की है।
मुताबिक इस दौरान शीर्ष अदालत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के नए परिसर स्थित सभागार में एक समारोह के दौरान सुबह 10:30 बजे 5 न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे। नियुक्तियां शीर्ष अदालत की एक पीठ की ओर से कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद और स्थानांतरण में सरकार की ओर से देरी पर आई टिप्पणियों के बीच आई है। इन 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर शपथ लेने के बाद सर्वोच्च अदालत में जजों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 34 जज हो सकती हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 27 थी। बीते 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 और नाम सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजे थे, जिनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार का नाम शामिल है। तो आपको बताते चले कि 6 तारीख को पद और गोपनीयता की शपथ इस दौरान दिलाई जा सकती है। इस दौरान बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति हो रही है। कॉलेजियम ने सिफारिश की थी, केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी है और अब कहा जा रहा है कि सोमवार को यानी कि कल सभी जज शपथ ग्रहण कर सकते हैं। जिन 5 नामों को मंजूरी मिली है उनमें राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब 32 जज हो गए हैं, जबकि यहाँ 34 जजों के पद स्वीकृत हैं। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को स्वीकृति न मिलने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि हमें सख्त फैसले लेने को मजबूर ना करें। इस बीच यूपी के प्रयागराज में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने आज मीडिया रिपोर्ट देखी जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है। भारतीय संविधान हमारा मार्गदर्शक है, कोई किसी को इस दौरान चेतावनी नहीं दे सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले साल दिसंबर में ही इन नामों की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति भवन से इनकी नियुक्ति का परवाना जारी होने के बाद अब सोमवार को शपथ ग्रहण करने की उम्मीद है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब 32 जज हो गए हैं, जबकि यहाँ 34 जजों के पद स्वीकृत हैं। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में बम विस्फोट में एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हुए। घटना शनिवार देर रात 10 बजे की है। मृतक का नाम न्यूटन शेख है, जो टीएमसी नेता लालू शेख के भाई हैं। हादसे में लालू शेख भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बम विस्फोट किस वजह से हुआ। मामले की आगे की जांच की जा रही है। मृतक न्यूटन शेख के भतीजे फिराजुल इस्लाम ने कहा है कि राजनीतिक बदले की भावना से मेरे चाचा की हत्या की गई है। बम फेंकने वाले पहले बीजेपी में थे और अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बम फेंकने वाले के खिलाफ हमने थाने में शिकायत की है। शनिवार को ही बीरभूम के पास कैनन क्षेत्र के गोलाबाड़ी बाजार में एक बम बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों ने बाजार में बम पड़ा देखा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर बम बरामद किया। बाद में पुलिस को मौके से एक तमंचा और 6 कारतूस मिले। इस मामले में कई लोगों को अरेस्ट किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस दौरान कहा कि हम जनता के सेवक हैं, हम संविधान के हिसाब से काम करते हैं, जनता ही देश की मालिक है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को नकारते हुए उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है, जबकि यहाँ कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। रिजिजू यूपी के प्रयागराज में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर ना करें जिससे परेशानी हो। इस पर केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए भेजी सिफारिश अगले 5 दिन में मंजूर हो जाएगी। हालांकि केंद्र ने 24 घंटे के भीतर ही शनिवार को 5 सिफारिशों को मंजूरी दे दी। रिजिजू ने कहा, मैंने देखा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है। इस देश के मालिक यहाँ के लोग हैं,
हैं, हम सिर्फ सेवक हैं। हमारी गाइड संविधान है, संविधान के अनुसार देश चलेगा, कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। हम अपने आप को इस महान देश के सेवक के रूप में देखते हैं, वो अपने आप में बड़ी बात है। लोगों ने हमें मौका दिया है काम करने का। आप सब प्रिविलेज लोग हैं, जज वकील बने हैं, पढ़ लिख कर ही बने हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि देश के लिए काम करने के लिए जिम्मेदारी मिली है। मैंने आज आते हुए देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दिया है, भाई इस देश का मालिक इस देश के लोग हैं, हम लोग सेवक हैं, सब लोग सेवक हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। मालिक कोई है तो जनता है, और हमारा गाइड कोई है तो संविधान हमारा गाइड है। संविधान के मुताबिक जनता की सोच से देश चलेगा। कोई किसी को वार्निंग नहीं दे सकते हैं। हम लोग इस देश, इस महान देश का एक सेवक के रूप में अपने आप को देखता हूं, वही बहुत बड़ी बात है। हमको मौका दिया है काम करने के लिए। आज यहां जितने बैठे हैं प्रिविलेज लोग हैं, जज बने हैं, वकील बने हैं, पढ़ाई लिखाई करके तो बने हैं। तो हम तो बहुत खुशकिस्मत वाले लोग हैं कि देश के लिए कुछ काम करने के लिए बड़ा जिम्मेदारी प्राप्त किया हुआ है। किसी ने न्यूज एनआईए मामले की जांच में जुटी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। हैदराबाद में लोन वुल्फ अटैक की तैयारी चल रही थी। हैदराबाद से गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। आईएसआई और लश्कर का लिंक भी सामने आया है। गिरफ्तार आतंकी जाहिद पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था और उसे हैंड ग्रेनेड सप्लाई किए गए थे। जानकारी के मुताबिक उसने हैंडलर्स के कहने पर कई लोगों की भर्ती भी की। रैली या सार्वजनिक जगह पर हमले का प्लान तैयार किया जा रहा था। ये सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा था। भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी। आपको बता दें, एनआईए की एफआईआर से पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ। आतंकी जाहिद के ठिकाने से 2 हैंड ग्रेनेड, करीब 4 लाख रुपए कैश और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बता दें, हैदराबाद में आतंकी हमले की साजिश रचने में शामिल रहे 3 नामजद आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आतंकियों की पहचान मोहम्मद जाहिद, माज, हसन, फारूक और समीउद्दीन के रूप में हुई है। अधिकारियों का कहना है कि तीनों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। इसके दौरान ही एक बड़ा खुलासा हुआ है और एनआईए जो कि जांच कर रही थी, पाकिस्तान जो साजिश रच रहा है भारत के खिलाफ, उसके लिए इसमें बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि आतंकी से 2 ग्रेनेड और 4 बरामद हुए हैं। लश्कर के इशारे पर हमला करने वाले थे आतंकी और इस दौरान भारत में कोई बड़ा आतंकी हमला करने वाले थे। भीड़ पर ग्रेनेड फेंकने की साजिश रची जा रही थी। एनआईए ने लेकिन इस मामले का खुलासा कर दिया है और साजिश रचने वाले 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। इस बार उनके खिलाफ पत्नी एंड्रिया ही खड़ी हो गई। कांबली के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एंड्रिया की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। उनकी शिकायत में कहा गया है कि कांबली ने मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने शराब के नशे में पत्नी की पिटाई भी की। मुंबई पुलिस ने कहा, मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बांद्रा पुलिस के मुताबिक कांबली के खिलाफ आईपीसी की धारा 324 और 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांबली पर इस बात का आरोप लगा है कि उन्होंने नशे में पत्नी को खाना बनाने के पैन से हैंडल से मारा। उन्होंने पत्नी के ऊपर पैन को फेंक दिया, इससे एंड्रिया को चोट लगी। इसके बाद उन्होंने बल्ले से भी अपनी पत्नी को मारा है। तो एक बार फिर से पूर्व क्रिकेटर विवादों में फंसे हुए हैं और इसी के चलते नशे में वाइफ पर कुकिंग पैन फेंकने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली एक बार फिर विवादों में हैं। विनोद कांबली की पत्नी एंड्रिया हेविट ने उन पर नशे में मारपीट करने का आरोप लगाया है। विनोद कांबली की वाइफ ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर दी है। पत्नी का आरोप है कि विनोद कांबली ने नशे पर उन पर कुकिंग पैन का हैंडल फेंक दिया, जिसकी वजह
वजह से उनके सिर में चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक ये घटना शुक्रवार 1 बजे से लगभग 1:30 बजे के बीच हुई, जब कामली कथित तौर पर शराब के नशे में उनके बांद्रा स्थित फ्लैट पर पहुंचे और अपनी पत्नी से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस मामले पर विनोद कामली ने बयान दिया। उनका कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। इसके बाद वो दौड़कर किचन में गया और कुकिंग पैन का हैंडल लेकर उनकी पत्नी पर फेंक दिया। बांद्रा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि पुलिस के आने से पहले विनोद की पत्नी ने अपने भाभा अस्पताल में इलाज इस दौरान कराया था। 51 साल के विनोद कामली का बता दें विवादों से पुराना नाता है। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने एक इंटरव्यू में नौकरी को लेकर भी बात कही थी। कामली ने कहा था कि उनके पास कोई काम नहीं है और वो बीसीसीआई की पेंशन के भरोसे ही जी रही हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही नशे में ड्राइविंग करने को लेकर भी वो सुर्खियों में आए थे। विनोद कामली ने भारत के लिए 17 टेस्ट खेले हैं, जिनमें उनके नाम 1084 रन दर्ज है, जबकि 104 वनडे मैच में भारत के लिए 2477 रन वो बना चुके हैं। अगर फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड की बात करें तो वो 129 मैच में 9965 रन बना चुके हैं। विनोद कामली भारत के लिए एक आखिरी मैच सन 2000 में विनोद कामली ने खेला था, लेकिन अब एक बार फिर से विनोद कामली विवादों में फंसे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं। आज शाम लगभग 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे और इस दौरान जेपी नड्डा की पुत्री के विवाह में वो शामिल होंगे। विवाह का आज रिसेप्शन है। इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आ रहे हैं और उनके दिल्ली कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि इस दौरान जेपी नड्डा के बेटे के शादी का रिसेप्शन है। इसी के चलते सीएम योगी आज दिल्ली आ रही हैं और उनके रिसेप्शन में वो शामिल होंगे। मिर्जापुर में होने वाले 1008 कन्यादान महायज्ञ कार्यक्रम स्थल का डीएम दिव्या मित्तल व एसपी संतोष कुमार मिश्रा मिर्जापुर ने निरीक्षण किया है। डीएम ने मिर्जापुर के कछवा क्षेत्र के गडौली धाम गांव में 12 फरवरी को होने वाले कन्यादान महायज्ञ के मौके पर जाकर कार्यक्रम स्थल का कर्मचारियों के साथ सुरक्षा एवं व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारी और कर्मचारियों को कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सीओ सदर सहित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों को ठंड से राहत मिलती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में भी अब मौसम करवट लेने लगा है। तेज धूप निकलने लगी है और मौसम में नमी कम होने से राष्ट्रीय राजधानी में तापमान बढ़ने लगा है, लेकिन पहाड़ों की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं वक्त वक्त पर लोगों को सर्दी का एहसास करा रही हैं। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान जताया जा रहा है, इसलिए मौसम खुशनुमा बना रहेगा। वहीं शनिवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया है। तो मौसम लगातार करवट ले रहा है। दिल्ली एनसीआर में ठंड कम होती नजर आ रही है और दस्तक इस दौरान गर्मी ने दे दी है। तेज धूप निकलने लगी है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है और राजधानी दिल्ली में तापमान बढ़ गया है। लोगों को ठंड से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तेज धूप निकलने लगी है। मौसम में नमी कम होने से राष्ट्रीय राजधानी में तापमान बढ़ा है, लेकिन पहाड़ों की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं वक्त वक्त पर लोगों को सर्दी का एहसास करा रही हैं। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है, इसलिए मौसम
खुशनुमा बना रहेगा। वहीं शनिवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया है। इस दौरान ठंड से तो लोगों को निजात मिलती जा रही है, लेकिन पहाड़ों से जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं वो लोगों को अभी भी ठंड का एहसास करा रही हैं। राजधानी दिल्ली में तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और तेज धूप निकलती जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।